बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज के आज जो है हम लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे इस चैप्टर के सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे जो हम इंशाल्लाह बाद में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन 9, 10 और 11 आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसे आपने ख़ुद से करना है। अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे दूँ। तो चलिए जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसके जो है 4 पार्ट हैं, A, B, C और D। तो पार्ट ए देखते हैं सबसे पहले। डिफाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है उसके हवाले से ये पूरा क्वेश्चन है। और सर्कुलर मोशन जब हो रही होती है तो उस वक्त जो मेन जो फोर्सेस हैं जो हमेशा एक्ट करती हैं वो दो फोर्सेस एक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिनके नाम हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, और इसके अलावा जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। तो वो सारी फोर्सेस नहीं बतानी हमें, उनका जो मेन मकसद है सवाल पूछने का वो यही है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मेन फोर्सेस हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ये जो दो फोर्सेस हैं ये हमेशा पाई जाएंगी, भले वो किसी भी तरह की किसी भी फॉर्म में या कोई भी ऑब्जेक्ट हो और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो तब जो है ये दो फोर्सेस लाजमी होंगी। ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक बात मैं और बता दूं आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से कोई टाइप नहीं है फोर्स की, बल्कि जो फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि या जो फोर्सेस मौजूद होती हैं उन्हीं में से कोई एक फ़ोर्स, जैसे टेंशन की फ़ोर्स या फ्रिक्शन की फ़ोर्स या जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं में से कोई फ़ोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी किसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को एक दायरे के अंदर घूमने में, एक दायरे के अंदर मूव करने के अंदर, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के अंदर जो है वो हेल्प कर रही होती है, और ये जो है उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो दायरे से, जिस दायरे में वो मूव कर रहा है उस दायरे से बाहर चला जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ सी। एफ फोर्स के लिए है और सी जो है सबस्क्रिप्ट ये सेंट्रीपिटल के लिए, सी फॉर सेंट्रीपिटल। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। डायरेक्शन इसकी हमेशा कहाँ पर होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ जिसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जिस दायरे के अंदर ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस दायरे के अंदर हमेशा जो है इसकी डायरेक्शन सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगी। यानी जैसे लेट सपोज अगर एक चुरंगी है, उस चुरंगी के अराउंड एक कार जो है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है चारों तरफ, उस चक्कर लगा रही है उस चुरंगी के गिर्द, तो चुरंगी का जो सेंटर होगा सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होगी। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। 3 फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड, जिन पे जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल r। डिस्टेंस को यहाँ पे हम r से लिख रहे हैं, r को आप रेडियस मत समझिएगा, ठीक है ना। कह सकते हैं एक तरह से रेडियस भी, क्योंकि सर्कुलर पाथ का रेडियस ही है वो, जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो सर्कुलर पाथ का एक रेडियस ही है, तो रेडियस भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। नंबर 3 देखें, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस दायरे में मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है या उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, और उसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो खुद से घर में। आप क्या कर सकते हो, एक ये एक्टिविटी उसमें बुक में दिखाई हुई भी है कि एक आप जो है वो क्या ले लो, या तो आप देखें पानी की एक बोतल ले लें, उसमें उसको हाफ़ फिल्ड कर लें पानी से। जब आप उस बोतल को ऊपर से बिल्कुल उसकी कैप से पकड़ के आप उसे गोल गोल अपने हाथ से घुमाएंगे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन के अंदर, जैसे आप अपने हाथों को घुमाते हैं, जैसे जब चल रहे होते हैं तो हम हल्के हल्के घूमते हैं ना, तो ऐसे ही आप पूरा उसको अगर चक्कर देते हैं जैसे एक्सरसाइज में करते हैं, और तेज़ तेज़ आप इसको मूव करें, तो आप देखेंगे जब आप अपने हाथों को तेज़ तेज़ मूव करेंगे तो जो पानी है बॉटल के अंदर जो हाफ़ फिल्ड हुई हुई है, तो जब वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे आप बोतल को,
तो वो पानी नीचे की तरफ नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर ऐड कर रही होगी, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह की फोर्सेस उस पर ऐड कर रही होंगी। तो उसके नीचे ना आने की वजह जो है वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जिसका हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है ना। दोनों बराबर होती हैं मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को बाहर लेके जाना चाहती है दायरे से, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर रखना चाहती है, ठीक है। तो आप अपने हाथ की स्पीड को कम ज़्यादा करके देखेंगे, नोट करेंगे इस बात को कि जो पानी है जब आप तेज़ी से हाथ घुमाएंगे तो वो बिल्कुल उसके जो बॉटल है, बॉटल के बिल्कुल बॉटम के साथ उसकी बिल्कुल निचली सतह के साथ चिपका रहेगा, यानी कि नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्लोली घुमाएंगे, आहिस्ता से आप ऊपर लेके जाएंगे बोतल को, तो पानी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इवन कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ लें जो कि ओपन हो, मतलब जिसमें कोई कैप वगैरह ना हो, और उसको भी अगर आप इस तरह से मूव कराएंगे तो उसमें से भी पानी बाहर नहीं गिरेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी जो स्पीड है घुमाने की वो उसको मेंटेन रखें प्रॉपर वैल्यू पर, ठीक है ना। यानी कि उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कम अगर होगी स्पीड तो वो चीज़ जो है वो नीचे, यानी जो भी उसमें आपने भरा हुआ है, जो भी चीज़ सामान जो उसमें भरा हुआ है वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, इसका एक और आप जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं, वो ये कि जो झूला होता है जैसे रोलर कोस्टर होती है, तो जब वो अपसाइड डाउन उसमें कंडीशन आती है पूरा घूमने के बाद, तो तब भी जो है हम नीचे नहीं गिर रहे होते हैं। उसका भी रीज़न यही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, मास पर, स्पीड पर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड, और जिस पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके रेडियस पर, यानी कि सेंटर से लेकर जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है वहाँ तक का डिस्टेंस। तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका जनाब क्या है, इसका फार्मूला होता है, यानी कि मास से डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा मास होगा सेंटीमीटर फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। वी का स्क्वायर है, स्पीड के साथ स्क्वायर का रिलेशनशिप है, यानी अगर आप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 2 टाइम्स कर दें तो सेंटीमीटर फोर्स कितनी बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 टाइम्स जो है सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ही कम सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करेगी, ठीक है। तो यही वजह है कि जो चौरंगी वगैरह बनाई जाती है राउंड अबाउट, उसका जो डायमीटर है, उसका जो रेडियस है वो बड़ा रखा जाता है, ताकि इजीली जो कार्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके अराउंड घूम सके, और जो गाड़ी उलटने के चांसेस हैं वो कम से कम हो। सिमिलरली जो बैंड बनाए जाते हैं उनको भी कोशिश किया जाता है कि शार्प बैंड ना हो। अगर शार्प बैंड होता है तो वहाँ पर इस तरह के बैंड पर काफ़ी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये भी आपने नोट किया होगा कि जो इस तरह के मोड़ होते हैं, शार्प टर्न्स होते हैं, वहाँ पे स्पीड लिमिट भी वो मेंशन करते हैं रोड के साइड पर, जो है वो लगा देते हैं लिख के कि स्पीड आपकी इससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप पे एक्ट करती है, क्योंकि तो आपकी जो गाड़ी है उसे उसके उलटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ख़ासकर जो बड़ी बसेस वगैरह होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जनाब सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को दायरे में हरकत करने पर के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट दायरे से बाहर चला जाएगा, दायरे के अंदर मूव नहीं करेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है ये मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो फॉर्मूला इसका है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट इसका भी जनाब न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन रनिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ पर होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये आगे फिगर में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी ये बात, ठीक है, वहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अब बात करते हैं। दूसरी जो फोर्स ऐड कर रही होती है जब ऑब्जेक्ट कोई दायरे में मूव करता है, तो वो फोर्स होती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। न्यूटन का जो हमने थर्ड लॉ जो है ये इसके उसकी बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक एक्शन फोर्स है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स आती है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उसके रिएक्शन में जो फोर्स एक्ट करती है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका उतना ही होगा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो सर्कुलर पाथ में ना रहे, और उसकी ये जो टेंडेंसी है वो
कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। thus it is defined as a force that acts outward on a body which moves along a curved path is called centrifugal force। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि वो उस दायरे में हरकत ना करे, और इसकी ये जो चाहत है उसकी वजह से एक फोर्स अब जो है अप्लाई हो रही होती है मुसलसल, वो कहला रही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। It is always directed away from center of curvature. The magnitude of centrifugal force is equal but opposite in direction to centripetal force। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसका बी पार्ट, इसमें वो हमसे ये फिगर जो है इसके बारे में वो पूछ रहे थे कि ये फिगर जो है वो ड्रॉ करके दिखाएं। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। देखें ये रहा, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यानी एक फिगर ड्रॉ करें जिसमें हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को पॉइंट आउट करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पॉइंट आउट करना है और वेलोसिटी को। अगर वो कहे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पॉइंट आउट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये बुक से लिए मैंने पिक्चर, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये जो सारा मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, सब मटेरियल ये बुक से ही है। एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पास से काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो सारा बुक से ही है। तो अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर से फिगर में, तो देखें ये सेंटर है जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये है वो पाथ जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये जो है बॉल ले ली हमने एक, और ये इसका मास m से शो किया है। अब इस पर देखें अपर जो ये फोर्स लग रही है F, अपवर्ड एरो, ये शो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शियल फोर्स। उसके बाद देखें डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी डायरेक्शन में जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी। वेलोसिटी जो मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट होती है हमेशा, टेंजेंट जो ज्योमेट्री की टर्म है, ये जो ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके स्ट्रेट जा रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही होती है, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो इस डायरेक्शन में जो है जनाब होती है इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की। ठीक है, हमेशा जो है सर्कुलर पाथ के कहाँ होती है, टेंजेंट। ठीक है, अब ये हर पॉइंट पर जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो चेंज होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट भले यूनिफॉर्म स्पीड से ही क्यों ना मूव कर रहा हो, तब भी उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि चेंज होगी, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल मौजूद है। तो न्यूमेरिकल का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि है क्या। पार्ट सी है ये क्वेश्चन नंबर 9 का। अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट लिख दिया यहाँ पे उन्होंने ऑफ हाईवे, तो पाथ भी लिख सकते थे। बहरहाल अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे या पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। यानी कि एक सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर शेप का दायरवी शक्ल का रास्ता है जिसका रेडियस उन्होंने हमें दिया हुआ है 1000 मीटर, यानी कि आर की वैल्यू हमें पता है। द मास ऑफ कार इज़ 600 kg, एम की वैल्यू भी पता है। एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी हमें पता है, लेकिन मसला ये है कि एसआई यूनिट में नहीं है, किलोमीटर पर आवर इज़ नॉट एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। फाइंड हमें करना है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें जनाब, अब ये हम सॉल्व करते हैं। डेटा मैंने आपको सारा बता दिया है कि किस तरह से जो है हमने बनाया है। एक बार और बता देते हैं। देखिए मास हमें पता है 600 kg है कार का, रेडियस आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 1000 मीटर है। वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर में हमें गिवन है। तो वेलोसिटी को हमें कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे आप और डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, और इसमें मज़ीद डिटेल जानने के लिए मैंने जो है यूनिट कन्वर्जन की पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको अगर अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो वहाँ से आप जो है वो समझ सकते हैं।
तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। आसान तरीका यही है याद रखने का इसको, किलोमीटर पर आवर से जब भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से वैल्यू को और डिवाइड कर दें 3600 से, ठीक है। तो दोस्तों सारी सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी SI यूनिट में हमने कन्वर्ट कर ली है। अब हमें निकालनी है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन। तो पहले देखें FC = mv²/r, ये जो है फॉर्मूला है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये अप्लाई कर दिया है हमने। मास हमें पता है 600, वेलोसिटी की जगह मैंने लिख दिया है 20, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1000 रेडियस था। अब ये सारी चीज़ें जो है हमने क्या कर दी हैं, सॉल्व कर दी हैं। पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो फिर आपने 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो ये 400 आएगा। ये 2 0 से 2 0 पर वाले मैंने कैंसिल कर दिए हैं, तो 6 रह गया है सिर्फ, और नीचे 10 आ गया है। अब ये वाले 0 से नीचे वाले से ऊपर वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 240 न्यूटन। तो ये सेंटीमीटर फोर्स आ गई। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है। अब क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को F = ma से भी, सेकेंड लॉ से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मैंने फ़िलहाल इसमें जो इसका एक्चुअल फार्मूला है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वही यूज़ किया है। तो v²/r 20² यानी कि 1000, 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइप अलग है एक्सेलरेशन की, तो यूनिट वही रहेगा, यूनिट पे फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी पार्ट है उसमें वो हमसे जो है वो एप्लीकेशंस पूछ रहा है, यूजेस पूछ रहा है। इसके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें, लिस्ट डाउन some purposeful uses of centrifuge that human are benefiting every day। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देख लेते हैं जनाब। ये सारा बुक से है, सारा मटेरियल, ये वाले क्वेश्चन का आंसर पूरा बुक से है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपको बस। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज अप्लायंसेज आर यूज्ड टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस पर, मास पर। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चीज़ों को मूव कराएं किसी सर्कुलर पाथ में, तो हल्की जो चीज़ होगी जिसका मास कम होगा उस पर फोर्स कम लगेगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब हम जो है वो इस बुनियाद पर अलग कर सकते हैं हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से, ठीक है। तो लिक्विड में भी आप घर में भी इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं करके कि आप पानी लें, पानी में आप डिफरेंट जो है मासेस की चीज़ें डालें। जब आप उसको घुमाएंगे तो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो करीब रहेंगे, ठीक है, सेंटर के करीब रहेंगे जिसमें जो आप जो है पानी को जब घुमाएंगे तो, और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं घर में भी करके। एग्जाम्पल, शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस। तो गन्ने का जो रस होता है उसको कहते हैं जनाब ये मोलेसिस, और इससे जो है शुगर की क्रिस्टल जो है वो अलहदा की जाती हैं इस मेथड के ज़रिए से। सिमिलरली ब्लड टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्लड एनालिसिस कैरिड आउट थ्रू अ सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस इन लेबॉर्ट्री। क्रीम सेपरेटर इज़ यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम स्किम्ड मिल्क। दूध को जो है घुमा कर ना उसमें से जो है वो मक्खन या क्रीम जिसे कह रहे होते हैं वो निकाला जाता है। एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिंग के बहुत ज़्यादा जनाब उसको घुमाया जाता है तेज़ी के साथ, ताकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल से अलग हो सकें। गैस सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। और गैस की फॉर्म में जो है ये इस्तेमाल होता है आइसोटोप्स को अलहदा करने के लिए। कुछ और डिटेल्स भी मौजूद हैं इस हवाले से। रोड बैंकिंग है। द आउटर एज ऑफ बैंक ऑफ द रोड इज़ रेस्ड टू अ सर्टेन हाइट। यानी कि जो किनारा है, सड़क का जो किनारा है जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन उसका एक किनारा जो बाहर वाला किनारा है उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, ऊंचा करके बना देते हैं, ताकि जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल होने के बजाय सॉरी थोड़ी सी जो है वो इंक्लाइंड उसमें आ जाए, थोड़ा सा रैंप आ जाए, उठाव आ जाए, जिसकी वजह से इजीली जो है गाड़ियाँ जो है वो टर्न पर मूव हो सकती हैं विदाउट स्किडिंग। यानी कि जो स्किडिंग हो रही होती है, फिसलन हो रही होती है, बाज़ों का तेज़ी के साथ गाड़ी मूव करती है अगर चुरंगी पर, तो उसके जो टायर हैं वो स्किड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है, रोड बैंकिंग की जाती है, ठीक है ना।
दिस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स अगेंस्ट द टायर्स ऑफ व्हीकल, हैंस प्रिवेंट्स फ्रॉम स्किडिंग। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, यानी कार जो है जो मूव कर रही है चुरंगी के अराउंड, जिसको हमने बैंक की फॉर्म में बना दिया है, यानी कि उसका एक किनारा उठा दिया है, बाहरी वाला जो किनारा है वो उठा दिया है, तो उस पर क्या होता है, उसकी वजह से जो उसका अपना वेट है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करना शुरू कर देता है। उसका कुछ पार्ट, उसका एक कंपोनेंट जो है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। जैसे जब राउंड अबाउट के गिर्द, चुरंगे की गिर्द अगर कार घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अगर हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, उसको बैंक्ड कर दें, उस कर्व को क्या करें, बैंक्ड करें, तो उसका एक किनारा उठा दें थोड़ा सा, उसको यानी कि रैंप की फॉर्म में बना दें, तो तब जो है कार का जो वज़न है उसका कुछ कंपोनेंट, उसका कुछ हिस्सा, कंपोनेंट हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो क्योंकि अभी वेक्टर नहीं पढ़े आपने, तो ये वेक्टर की टर्म है कि कंपोनेंट, ठीक है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो वेट का कुछ हिस्सा, आप ये समझ लें कि वेट का कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है कार इजीली जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाती है विदाउट एनी स्किडिंग, यानी कि फिसलन नहीं होती, स्किड की जो आवाज़ आती है वो नहीं होती। इसके बाद देखें नेक्स्ट है ड्रायर। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कपड़े सुखाने का एक जो है वो होता है, पार्टीशन होता है, जहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें भी हम गोल गोल घुमा रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। नाउ डेज बिल्ट इन ड्रायर इज़ अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन्स, इट स्पिन्स, तो ये भी घूम रहा होता है, गीले कपड़े उसमें डाल दिए जाते हैं। हैज़ द वाटर ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन अवे, तो जो कपड़े हैं वो सेंटर में होते हैं और जो पानी है, तो घूमने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और आपने देखा होगा वो जो जाली होती है जिसमें हम डालते हैं ड्रायर की, वो उसमें सुराख होते हैं, तो उन सुराखों से पानी बाहर जो है फिर निकल जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन अवे फ्रॉम द परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब सुराखों वाली जो है वो होती है, जो बकेट होता है वो परफोरेटेड होता है, सुराखों वाला होता है। वॉल्स ऑफ द ड्रायर एंड क्लोथ्स गेट ड्राई इंस्टेंटली, और इस तरह से जो है पानी जो है वो ईज़िली जो है उसमें से निचड़ जाता है, यानी कि अच्छे से निचड़ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद अगर आप उसको बाहर निकाल के थोड़ी सी देर जो है वो हैंग करते हैं तो वो इजीली सूख जाते हैं कपड़े। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्रीम सेपरेटर। द मिल्क प्लांट्स इन कंट्री आर यूजिंग हाई स्पीड स्पिनर्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से जो क्रीम निकालने का प्रोसेस है ये देहातों में भी होता है। आपने जो मूवीज़ या ड्रामा वगैरह में या सॉन्ग्स में अक्सर दिखाते हैं वो ये चीज़ें, तो उसमें भी देखा होगा कि एक बड़ी सी जनाब लकड़ी नुमा चीज़ होती है, उस पर रस्सी डाली हुई होती है और उसको ज़ोर ज़ोर से वो जो है ब्लो कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं वो, तो उससे क्या काम हो रहा होता है, मिल्क से जो है वो क्रीम अलहदा हो रही होती है। तो यहाँ पे भी हम जो है सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस जो है वो अमल कर रहा होता है। द स्किम्ड मिल्क इज़ हैवियर, तो स्किम्ड मिल्क जो है ये हैवी होता है, भारी होता है। वेयर एज द क्रीम इज़ लाइटर, बाकी जो चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं, क्रीम जो है वो हल्की चीज़ होती है, ठीक है ना। यही वजह है कि जब आप दूध को गर्म करते हैं तो चिकनाई, यानी कि जिसे बालाई कह रहे होते हैं, या कुछ लोग मलाई भी कह रहे होते हैं, लेकिन असल जो वर्ड है वो बालाई है। तो बालाई जो है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर आती हैं, ठीक है ना। तो क्रीम जो है वो हल्की होती है, लाइटर होती है, इसलिए वो सरफेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रीम सेपरेटर के अंदर भी क्या होगा, जो स्किम्ड मिल्क है वो दूर जाएगा और जो क्रीम है वो करीब रहेगी जब आप उसे घुमाएंगे तेज़ी के साथ। तो when the milk is spun at high speed the heavy particles are pushed towards the walls of the spinner, तो स्पिनर की वॉल्स के साथ जो है वो दूध जो है वो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। These particles push the lighter particles of cream to the center, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे क्रीम के जो कि हल्की है तो वो सेंटर में आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। Where from it is collected through a tube, जहाँ पे एक ट्यूब मौजूद होती है, उस ट्यूब के ज़रिए से वो वहाँ पर अंदर सक कर लिए जाते हैं सेंटर से। बाकी जो दूध है वो साइडों में जमा होना शुरू हो जाता है, दूर हो जाता है सेंटर से। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का, और इसमें दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 के दो पार्ट हैं, 11 के भी दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, 2 एग्जांपल मैंने बिल्कुल लास्ट में बताई हैं। पहले जो है हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन।
रगड़ जो है इसका लफ्ज़ हम आम ज़बान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रिक्शन के लिए। द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। रगड़ क्या है? एक ऐसी फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है ये, जो क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपस में मिलते हैं और हम उनको मूव करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन ये चाहती है, फ्रिक्शन ये वो फोर्स है जो इसके ख़िलाफ़ क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है। ये चाहती है कि वो फ्रिक्शन, वो मूवमेंट ना हो। द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखें, फ्रिक्शन कॉजेज ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेसेस। सरफेस जो है उसके खुरदुरेपन की वजह से, उसके रफनेस की वजह से जो है ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स, ये प्रोड्यूस हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है? अच्छा, जब भी कांटेक्ट में आएंगी दो सरफेसेस तभी ये अप्लाई होगी, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी। फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ग्रेविटी की तरह नहीं है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला और वो जो है कोई कांटेक्ट नहीं अर्थ का और उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी वो अर्थ उसको खींच रही होती है। सिमिलरली जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में और लोहे के अंदर कोई आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, दूर से उसको खींच लेता है। तो फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जब तक चीज़ें कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक ये जो फोर्स है अप्लाई नहीं होगी। अब होता क्यों है इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखिए, जब भी दो सतहें, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी जो सरफेस है वो कभी भी स्मूथ नहीं होती, उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। तो दो सरफेसेस के जो अप एंड डाउन्स हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ अंदर, यानी कि एक सरफेस के जो अप्स हैं, जो पीक पॉइंट्स हैं, वो जब दूसरी सरफेस के जो वैली पॉइंट्स हैं, यानी जो निचले पॉइंट हैं, उनके अंदर जाके फंस जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो इंटरलॉकिंग की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर पाता। जितनी ज़्यादा खुरदुरी सतह होगी, रफनेस होगी, ऊंची नीची होगी सतह, उतनी ही ज़्यादा जो है क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, उतना ही ऑब्जेक्ट को मूव करना जो है वो क्या होगा, मुश्किल होगा। जैसे कि यानी कि अगर मार्बल या कोई टाइल का फ्लोर है उस पर आप किसी चीज़ को स्लाइड करते हो तो इजीली स्लाइड हो जाएगी। जैसे कि कैरम की मिसाल ले लें, कैरम बोर्ड अगर आपने खेली हो तो कैरम पे अगर आप विदाउट केमिकल, मतलब जो वाइट कलर का एक पाउडर सा आता है उसके लिए, अगर उसके बगैर अगर आप स्ट्राइकर को अगर आप मूव कराते हो तो वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। लेकिन अगर आप वो वाइट कलर का जो केमिकल है, जो पाउडर है, वो अगर डाल के उस फिर खेलते हो आप कैरम को तो वो बहुत फ्लो में जो है मूव कर रहा होता है, स्ट्राइकर और पीसेस जो होती हैं सारी। तो ये इस वजह से इस सब जो है फ्रिक्शन की वजह से है जनाब। ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, आप परफेक्ट फ्रिक्शन लेस सरफेस इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि अगर आपको कोई सरफेस ऐसी भी नज़र आ रही है जो बज़ाहिर ऐसे लग रही है कि बिल्कुल ही स्मूथ है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत फ्रिक्शन लाजमी होगी, 0.01% ही क्यों ना हो, लेकिन लाजमी होगी। परफेक्टली फ्रिक्शन लेस सरफेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये ख़ुद को यानी कि अपने आप को कम या ज़्यादा करने की सलाहियत इसमें मौजूद है। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन ऐड कर रही है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सही है। तो ये मैं आगे एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखें, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड साउंड एनर्जी। जब आप हाथों को रगड़ते हो तो क्या होता है, हाथ आपको गर्म से महसूस होते हैं। सिमिलरली जैसे सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और अपने बाजुओं को जो है वो सहलाना शुरू कर देते हैं, तो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा साउंड भी प्रोड्यूस करती है ये जनाब, फ्रिक्शन की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर आप रगड़ेंगे तो आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि डायरेक्शन जो है फ्रिक्शन की वो हमेशा क्या होती है, मोशन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमेशा ये बात क्योंकि वैलिड नहीं रह पाएगी, तो कुछ बात यहाँ पर सही है, कुछ दूसरे पॉइंट में सही है। कैसे देखें, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, बाज़ों का जैसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन हम उसे मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस पर फोर्स लगाते हैं हम, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि एक तो इसका इनर्शिया है, दूसरा उस पर जो है फ्रिक्शन की फोर्स ऐड कर रही होती है, इस वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब तक तो ये बात सही है, लेकिन अगर वो स्टेशनरी है तो तब ये बात जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, अधूरी बात हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है तो तब जो है फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा उसकी क्या होती है, अगेंस्ट होती है, हमेशा उसके अगेंस्ट। नेट फोर्स
जब भी ऐड करेगी तो उसके हमेशा अगेंस्ट जो है वो क्या होगी, जो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। सही है। नेट फोर्स का मतलब क्या है, यानी जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर रही हैं उन सब का वेक्टर सम अपने फाइंड करना है, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमेशा जो है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अप्लाइड फोर्स और नेट फोर्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में बताई थी ये बात आपको न्यूटन का सेकंड लॉ जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो बहरहाल अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है हमेशा पैरेलल होती है, जो सरफेसेस आपस में मिली हुई हैं उनके हमेशा पैरेलल होती है, उनके मतवाजी होती है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये इसका जो फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू म्यू एम आर या म्यू एम जी, सॉरी एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो इसके डेरिवेशन है ये। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये बुक से लिया है मैंने। इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नॉन एज लिमिटिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, ख़ुद को एडजस्ट कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। तो लिमिटिंग फोर्स जो होती है वो क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वाली फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू भी साथ साथ एडजस्ट होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अब अगर मज़ीद हमने फोर्स अप्लाई की, थोड़ी सी भी बढ़ाई, तो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना शुरू कर देगा। तो उससे पहले जो फोर्स है फ्रिक्शन की वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स आर। तो ये डिपेंड करती है किस पर, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस पर। सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, जब भी दो सरफेसेज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों सरफेसेज एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई करती हैं जो उनकी सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। इसलिए इसको कह रहे होते हैं नॉर्मल फोर्स। 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन होती है उसे कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल दोनों सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग है दोनों का, नॉर्मल का भी और परपेंडिकुलर का भी। तो लिमिटिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फोर्स को। तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पे जो है फोर्स अप्लाई कर रही होंगी, और जिसको हम कह रहे होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। अभी पढ़ते हैं जनाब इस बात को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लिमिटिंग फोर्स होगी। द रेशो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज़ कांस्टेंट। जब इसका प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं म्यू। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, माइक्रो के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया था शायद, नहीं सॉरी अभी तक जो वीडियो सीरीज़ में शायद नहीं बताया मैंने ये बात। बाकी यूनिट कन्वर्जन की जो सीरीज़ है उसमें ये बात मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो माइक्रो का सिंबल है ये, और प्रीफिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं 10⁻⁻⁶ इसकी वैल्यू होती है। बहरहाल यहाँ पे जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो म्यू कहलाता है ये सिंबल, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और इसका जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो है मीनिंग है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है ये, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, फोर्सेस हैं। ये भी फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी फोर्स है। दोनों का यूनिट न्यूटन होता है। तो जब म्यू के लिए आप इसको फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, यानी कि अरेंज करेंगे इसको, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, जो म्यू यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कोई यूनिट नहीं होता। और म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। देखें यहाँ पे, यहाँ जो है यहाँ पे भी न्यूटन में वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी न्यूटन में, तो दोनों डिवाइड होने के बाद न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस इट्स वेट डब्ल्यू एक्ट्स डाउनवर्ड देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, ये जो फॉर्मूला ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है सरफेस तो जो है ये फार्मूला वैलिड नहीं होता, फिर इसमें चेंजिंग होती है जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, अभी हम उसकी जिक्र नहीं कर रहे। तो जब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम सरफेस के ऊपर तो उसका वेट जाहिर से बात है डाउनवर्ड ऐड करेगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन होगा, और जो है क्या होगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होगा। अगरचे ये बात यहाँ पे गलत है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सही समझें,
लेकिन आपके मतलब जब आप आगे स्टडी करेंगे तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, न्यूटन के थर्ड लॉ में मसला ये है कि वहाँ पे जो उसने एक्शन रिएक्शन का जो पेयर बताया है उसमें कुछ कंडीशंस भी दी हैं न्यूटन ने। ऐसा नहीं कि हर तरह की फोर्स को हम कह दें कि ये एक्शन है जो है उसका रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। बहरहाल फ़िलहाल आप इसको सही समझ लें, आपके लेवल पे ये चीज़ सही है और आप लिख भी सकते हैं इसको। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बराबर होगा वेट के, बराबर तो होगा लाजमी, ठीक है ना। तो W इज़ इक्वल टू एम जी बाय पुटिंग द वैल्यू R इज़ इक्वल टू एम जी, यानी कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो R जो है वो W के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो W का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है mg होता है, तो R इज़ इक्वल टू mg हो गया। अब ये R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो Fs इज़ इक्वल टू म्यू mg, जो ये फॉर्मूला हो गया किसका, फ्रिक्शन के लिए, जो कि हम यूज़ भी करेंगे आगे न्यूमेरिकल में। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट सरफेसेस। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके लिए कुछ बातें वो ये कि ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल के ऊपर जो सरफेसेस हैं उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है इसकी वैल्यू, कि क्या होगी, हर सरफेस के लिए डिफरेंट होगी वैल्यू, ठीक है। वुड के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी, प्लास्टिक के लिए अलग होगी, तो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा होता है ये। इसका यूनिट कोई नहीं होता, ये रेशो होता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेसेस का। अब उसके बाद देखें एग्जाम्पल से उन्होंने कहा था मैं कि बताइएगा, ये देखें सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने पूरी डिटेल में आपको फ्रिक्शन समझाई है। तो यहाँ ये देखें सवाल ये था कि एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, तो अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये रही जनाब एग्जाम्पल नंबर 1। थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सेल्फ एडजस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब वुडन टेबल इज़ प्लेस्ड, एक लकड़ी की टेबल है जो कि एक सरफेस पे रखी हुई है और रेस्ट में है, अभी रुकी हुई है, तो क्या उस पर कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगी? तो आप यकीनन अगर थोड़ा जहन का इस्तेमाल करें तो यकीनन जनाब उस पर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी अभी, ठीक है। देयर इज़ नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट नाउ एज वी ट्राई टू मूव इट, यहाँ पे वी आना चाहिए था नाम, एज वी ट्राई टू मूव इट, जब हम उसे मूव करने की कोशिश करेंगे टेबल को, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो तब क्या होगा, वो एक तो उसका इनर्शिया है और दूसरा जो आपस में जो सरफेसेस हैं उनका जो खुरदरापन है जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरलॉकिंग हो गई है, ठीक है, उसको हम कोल्ड वेल्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड वेल्ड बन जाते हैं उनके दरमियान, यानी कि एक की सरफेस दूसरे की सरफेस के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, मिक्स इंटरलॉक हो जाती है, एक लॉक बन जाता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, यानी कि वो चाहती है कि वो मूव ना करे, ठीक है। तो एज वी ट्राई टू मूव इट नाउ एन अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द टेबल विच रेजिस्ट इट टू मूव, तो एक अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो उस पर एक्ट करती है और चाहती है कि ये मूव ना करे। तो वी स्लोली इंक्रीज अप्लाइड फोर्स, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी फोर्स को लेट सपोज इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेबल जो है अभी तक रेस्ट में है, और इसका रीज़न यही है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कोई ना कोई फोर्स क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, तभी तो टेबल मूव नहीं कर रही। तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल मूव करने की पोजीशन में होगी, जैसे हमें यानी कि थोड़ी सी फोर्स अगर और बढ़ाई तो वो मूव कर जाएगी, जिसको मैंने कहा कि वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जैसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेबल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने फोर्स बढ़ाई वैसे वैसे जो है वो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही थी ऑब्जेक्ट की, जो फ्रिक्शन है उसकी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो वी थ्रो अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट ट्रेवल्स, हम कोई बॉल अगर ग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो वो थोड़ा सा फासला तय करने के बाद रुक जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड होने, तो ग्राउंड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होता है मुसलसल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, रुक जाता है। तो ये बात इसको शो कर रही है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन को अपोज करती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन होती है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सही है भाई, ऑपोजिट टू द मोशन ही है, तभी तो वो अगर ऑब्जेक्ट को मूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं तभी तो वो मूव नहीं करने दे रही ना उसको, अगर ये बात सही ना होती
तो वो तो मूव कर जाता ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद देखें ये न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं कि है क्या। मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी शायद मैंने। बहरहाल पार्ट बी देखें। अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है जो कि गीले एक स्लिपरी फ्लोर के ऊपर, यानी कि एक ऐसा फर्श है जो गीला है और स्लिपरी है, फिसलना है बहुत। द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 15 kg। मास जो है उसका 15 kg है। अब उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं थ्रू अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के ज़रिए, धागे या रस्सी के ज़रिए उसको खींच रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक स्प्रिंग भी लगाया हुआ, उसके साथ स्प्रिंग बैलेंस, ताकि फ़ोर्स को हम नोट कर सकें। स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था, फ़ोर्स की मेजरमेंट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से की जा सकती है। वेट भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, उसको भी हम स्प्रिंग बैलेंस से नाप सकते हैं। इट शोज़ फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस ने रीडिंग दी 3 न्यूटन की, यानी कि 3 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। और ये फोर्स यकीनन जनाब इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में किसके, फ्रिक्शन के। ठीक है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उन्होंने वर्डिंग पूरी नहीं बताई कि ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में ही है, वो मूव नहीं किया। यही वजह है कि जो फोर्स हमने अप्लाई की है, जो स्प्रिंग रीडिंग दे रहा है, वो सारी की सारी वही रीडिंग दे रहा है जो फ्रिक्शन की है फोर्स। ठीक है, वरना तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी यकीनन फ्रिक्शन से, तभी तो वो मूव करेगा। फिर हम ये फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई कर पाएंगे फ्रिक्शन के लिए। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक हम ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। दो चीज़ें हमें बताएं, देखें 15 kg मास पता है हमें, और हमें क्या पता है, फोर्स पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट यानी कि म्यू जो है ये हमें निकालना है। ग्रेविटी की वैल्यू हमें याद होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए जनाब अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फाइनली। तो ये रहा जनाब, मास है 15 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यूज़ कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू बताना ज़रूरी होता है क्योंकि दो तरह से वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, एक तो 9.8 है और एक 10 है। तो बेहतर ये होता है कि आप डेटा में बता दें वैल्यू, या फिर रेफरेंसिंग दे दें जहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फ्रिक्शन जो है वो हमें पता है 3 न्यूटन, ये सवाल में गिवन है, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, म्यू एम जी। वैल्यूज़ पुट की सारी हमने, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया। 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इस 3 को फिर हमने 150 से डिवाइड करवा दिया तो 0.02 जो है ये वैल्यू आई है। यहाँ पे कोई यूनिट आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। रीज़न यही है कि इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, सिर्फ एक नंबर आता है, एक वैल्यू आती है बस। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं जनाब, सवाल देख लेते हैं पहले। What is being asked in question number 11? तो पार्ट ए है, हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें एंटी लॉक जो है वो फैसिलिटी मौजूद हो, प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। तो एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये गाड़ी को स्लाइड नहीं होने देता, फिसलने नहीं देता। तो किस तरह से करता है ये काम वो, इसका रीज़न पूछ रहे हैं आपसे वो। तो इसका रीज़न जनाब देखते हैं क्या है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये रहा जनाब, ये किताब से लिया है मैंने। द ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मेंटेन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है क्या करता है, बरकरार रखता है किस चीज़ को, स्टैटिक फ्रिक्शन को। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, किस तरह से देखें, एज द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग इट रिलीजेज द ब्रेक ऑटोमेटिकली। जैसे ही जो है वो स्लिप होना शुरू होगी गाड़ी, जैसे ही फिसलना शुरू होगी, तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसको, टायर को क्या करेगा, मूव होने देगा। ठीक है, यानी कि बार बार ये उसको ग्रिप करता है, टायर को बार बार जो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है वो स्लाइड नहीं करती। ठीक है ना, रीज़न ये है ये काम करवाने का कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। अगर स्लाइड होना शुरू हो गई गाड़ी तो उस पर जो फोर्स लगेगी, रेजिस्टेंस फोर्स, जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है वो कम लगेगी, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें स्लाइडिंग ना हो और गाड़ी जो है वो ईजीली जो है वो रुक सके।
तो एज द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग इट रिलीजेस द ब्रेक ऑटोमेटिकली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड देन होल्ड्स व्हील अगेन टू क्रिएट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। ठीक है, रीज़न यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक के मुकाबले में कम होती है। ये MCQ भी था, वहाँ पे भी मैंने ये बात आपको बताई थी। उसका ऑप्शन जो हमने करेक्ट किया था वो ऑल आर ट्रू, और यही बात उन्होंने पूछी थी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो किससे ग्रेटर होती है, तो ये बात वहाँ पे भी थी। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी देख लेते हैं जनाब। लास्ट पार्ट है ये इस वीडियो का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट बी है इनलिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है उसके यूजेस बताने हैं हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि क्या होते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है। यहाँ पर जनाब देखें यूजेस मैंने डिस्कस किए हैं। रोलर्स आर यूज इन वॉशिंग मशीन्स और लगेजेस टू मूव देम ईजिली। जो सामान वाले जो बैग होते हैं जिनमें जो आप ट्रेवलिंग में यूज़ करते हो, लगेज कहते हैं उन्हें। इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन है, कोई भी मशीन है, उसके नीचे आपने देखा होगा या ट्रॉली के नीचे जो है टायर लगाए हुए होते हैं, रोलर लगाए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस जिसकी वजह से वो ईजिली क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। क्योंकि अगर वो टायर ना होते तो आपको घसीट घसीट का सामान लेके जाना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, और हाथ से अगर उठाएंगे तो तब भी मुश्किल होगी। सिमिलरली वॉशिंग मशीन वगैरह को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी आपको दिक्कत पेश आएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके ये काम आसान बना दिया जाता है। नंबर 2 है बॉल बेयरिंग। जो बेयरिंग यूज़ होते हैं, मोटर में यूज़ होते हैं और इसके अलावा पंखे में भी यूज़ होते हैं। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ख़ासकर जो रोटेशन जहाँ पे हो रही हो। तो बॉल बेयरिंग्स आर यूज इन स्लाइडिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। तो मशीन के वो हिस्से जो स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, और क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो, रोटेटिंग मोशन कर रहे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बॉल बेयरिंग। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में बहुत कम होती है। जिससे क्या होता है कि इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ नॉइस एंड वेयर एंड टीयर, जिससे जो है वो आवाज़ें पैदा होती है स्लाइडिंग की वजह से। तो स्लाइडिंग से बचाने के लिए, आवाज़ से बचने के लिए, और स्लाइडिंग की वजह से जो चीज़ें घिस जाती हैं मशीन के पार्ट्स, उससे भी बचने के लिए जो है ये काम किया जाता है। बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं, मोटर में ख़ासकर यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा जो पंखे होते हैं, फ़ैन, जनरेटर में भी हो सकता है, हो जनरेटर का कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मोटर में लाजमी होते हैं और इसमें पंखे में भी लाजमी होते हैं। ये टायर में भी लगे हुए होते हैं जनाब, टायर में। उसके बाद देखें नंबर 3, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स सच एज cars, bicycles, tires are used so that they can move easily with less friction. रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट जितनी भी बनाई जाती हैं उसमें कोशिश की जाती है कि टायर लगाएं, क्योंकि टायर जो होता है वो रोल करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। उसके बाद नंबर 4 देखें, रोलर्स आर यूज इन ड्रोवर्स। जो दराज होते हैं टेबल वगैरह में और लॉकर्स में, ख़ासकर ऐसे ड्रॉर्स जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट रखा हुआ होता है, तो इनको जाहिर सी बात है खोलना बंद करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो है रोलर्स लगाए जाते हैं ताकि इजीली उनको हम ओपन और क्लोज़ कर सकें, स्मूथली कर सकें और शोर ना हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी सामान आपने रखा हुआ, घसीट घसीट के आप दराज को खींच रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जनाब वो तो शोर करेगा फिर। ठीक है, तो आज जनाब ये 4 जनाब हमने पूरे बता दिए हैं यहाँ पे यूजेस, और मेरी भी अब बस हो गई है। तो थैंक यू सो मच जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।